अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके जी, पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं, फिर ज़रा मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। एक दफ़ा लेक्चर के एंड पे भी मैं ज़रा पार्टिसिपेंट्स को देखता होता हूँ, और जो आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उस पर भी मेरी नज़र होती है थोड़ी, तो चीज़ें ठीक रखनी है आप लोगों ने। अटेंडेंस करते हैं जी स्टार्ट। अब्दुल रहमान, नहीं है जी। अब्दुल्ला बिशारत, यस सर। ठीक है। आबिदुल्ला, आबिदुल्ला नहीं है। अरफान आसिफ, प्रेजेंट सर। अल रिदवान मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट सर। अली सुहेल, प्रेजेंट सर। ठीक है। एहतशाम अहमद, प्रेजेंट सर। ठीक। फहद इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। हाफिज फैजान भट्ट, यस सर। ठीक। हमजा ताहिर, शाम सरवर, सर हमजा ताहिर प्रेजेंट है सर। ये मेरे जो आवाज नहीं जा रही, मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है। सर आबिदुल्ला भी प्रेजेंट है। क्या हुआ है? सर प्रेजेंट हूँ मैं। कौन? आबिदुल्ला? जी सर आबिदुल्ला। अच्छा, एक मिनट, मुझे ना अटेंडेंस ज़रा दोबारा स्टार्ट से लगानी पड़ेगी। मैं प्रीवियस अभी वो लेक्चर क्रिएट नहीं किया था, तो वो प्रीवियस में लग रही थी, तो मैं अभी दोबारा ज़रा रोल कॉल करता हूँ स्टार्ट। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। अब्दुल रहमान, वो पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं पहुंचे होंगे, ठीक है जी। अब्दुल्ला बिशारत ने बोला था प्रेजेंट, अभी भी है या? ठीक है, यस सर, इधर ही ठीक, ठीक है जी। आबिदुल्ला भी है, ठीक है। अफान आसिफ भी है, ठीक है जी। अल रिदवान मोहम्मद आसिफ भी मौजूद है, अली सुहेल भी मौजूद है, एहतशाम अहमद भी मौजूद है, और फहद इफ्तिखार भी है, ठीक है जी। और हाफिज़ फैज़ान भट्ट भी नज़र आ रहे होंगे कि हाँ जी, ठीक है। और हमजा ताहिर कह रहा था कि मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आके पॉज लगा था। ठीक, ठीक, ठीक है हमजा, अटेंडेंस लग चुकी है, फाइन। और है शाम सरवर, शाम सरवर नहीं है। अच्छा, भी कहा कि इसको मैसेज वगैरह दें, ये कॉन्टीन्यूसली मौजूद नहीं है शाम सरवर। और हसन अली, जी हसन अली ने भी शब मराज वाली वीडियो भेजी है, बड़ा सर्च करके हैं जी। आपने भेजी हुई थी? ओके जी। और खुरम शहजाद है जी कोई? खुरम शहजाद नहीं मौजूद जी। खुरम। और मोहम्मद एहसन, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद असद मेहदी, यस सर। ठीक है। असद लैब में नहीं आया सुबह? सर वो मेरा वो एमएमएस का क्लैश आ रहा था, तो चेंज कर ली थी मैंने।
शब हो गया दूर या साहब अभी भी आ ही रहा होगा? ये सर अब हो गया। सर खुरम शहजाद। ठीक है जी, क्या खिदमत करें खुरम शहजाद आपकी? सर ये मेरा नेट बंद हो गया था अच्छा अटेंडेंस। चलें जी, ठीक है जी, लगा दी खुरम शहजाद। और मोहम्मद दाऊद मंसूर। दाऊद मंसूर नहीं है। मोहम्मद हमजा रमज़ान। यस सर प्रेजेंट। ठीक है। और मोहम्मद हसान सदीक। सर ठीक है जी। और मोहम्मद खुनशान शाहिद। प्रेजेंट सर। ठीक है। और मजहर। यस सर। ठीक है। मोहम्मद शहरियार। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद उमर फारूक। उमर फारूक नहीं है। यस सर। ठीक है जी, ओके उमर। और मोहम्मद उमर हयात। यस सर। ठीक है। मोहम्मद कास। यस सर। मोहम्मद वकास 24। ठीक है। और मुइतबा आमिर। ठीक है। मुइतबा सुहेल करीम बुगटी। प्रेजेंट सर। ठीक है। सुलेमान अहमद। डर गया। सुलेमान नहीं है। और ज़ाहिर इफ्तिखार नहीं है। चलिए जी, अटेंडेंस होगी अभी कुछ थोड़ी देर तक हम करते हैं ज़रा स्टार्ट ना। जस्ट अ सेकंड। सर मुश्तबा का माइक इशू है, वो प्रेजेंट है। लगा दी हुई है प्रेजेंट। स्क्रीन आप सामने शेयर होगी बुक की होपफुली ना। जी सर। जी सर। ठीक है। ओके जी, लास्ट टाइम ना हम सेक्टर्स को कुछ डिस्कस कर रहे थे, एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। फिर उसमें पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर पे एंड पे हमने थोड़ी सी आप लोगों की राय ली। फिर कुछ ट्रेंड्स देखे थे कि कौन सा इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में। तो इट डिपेंड्स के किसी कंट्री में डिफरेंट हो सकता है, किसी और कंट्री में उससे मुख्तलिफ हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा कंट्री किस में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विसेज में। तो ये लोकेशन वाइज या कंट्री वाइज या ये इट वेरीज राइट। और चूँकि ट्रेंड्स की ही हेडिंग है तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 65 और ओल्डर ना, जो 65 साल या 65 से ऊपर के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और वर्ल्ड, उनके कुछ बताई गई यहाँ पे। लेट से 2011 में 19.8 है और 2050 में वो जो है वो आबादी का जो तनासब है, पॉपुलेशन की जो एज है 65 या उससे ज़्यादा की, वो वैल्यूज़ हैं। जो यहाँ पर जिस तरह हम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें वर्किंग एज पर्सनस पर एज 65 और ओल्डर पर्सनस ना, कि यूँ जो वर्किंग एज है, ठीक है, लोगों की जो 65 या उससे ऊपर जो काम वाले लोग हैं उसका अगर हम ट्रेंड देखें, जॉब होल्डर्स जो हैं वर्किंग पीपल, 2011 में दैट वाज 3%। और 2050 में अगर हम देखें कुछ फ्यूचर एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली देखें तो वो 1.44। और अगर
नॉर्थ अमेरिका में देखें दैट वाज 3.48 इन 2011, और जो ये कुछ सालों का जो स्टेटिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास कमिंग ईयर्स के अंदर 1.81 है। तो डिक्लाइंड एक चीज़ है कि जो वर्किंग लोगों की, ठीक है, कि क्या रेशो है। ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो सर्विस आप लेट से प्रोवाइड करें तो उसको अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में अगर डिवाइड करें कि किस टाइप की होती हैं, तो वो आप लोगों के नॉलेज भी आपको होगा। वैसे आपके अकॉर्डिंगली किस किस टाइप की सर्विसेज जो हैं वो कंपनीज दे रही हैं हमारे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये हम डेली बेसिस पे देखते हैं ना कि फलां कंपनी फलां सर्विस दे रही है। सर जी सर जी जी जैसा कि हेल्थ केयर का लिखा हो, जैसे मेडिकल कंपनीज वाले सर सर्विसेज दे रहे होते हैं सर। ठीक, और कोई जी? सर आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हर तरफ आईटी कंपनी मतलब है, सॉफ्टवेयर हाउसेज है, इस तरह सॉल्यूशन कंपनी है। हम्म, हम्म, मेडिकल में अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा जो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रेस्क्यू 111 की सर्विस है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास क्रीम और ऊबर की वो फॉरेन कंपनीज हैं, लेकिन वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं। और इसके अलावा फूड आइटम्स में अगर देखा जाए तो फूड पांडा है, वो भी इसी तरह डिलीवरी, और वो एक प्लेटफॉर्म है, वो खुद नहीं करते लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरलिंक कर देते हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को और पब्लिक को। हम्म, तो इसी तरह मोबाइल टेलीकॉम्स जो कंपनीज हैं, वो यहाँ पे मोबाइल और जीएसएम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो सही, ये यहाँ की ठीक है मेजर जी, सर्विसेज। गुड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, ये जो जितनी भी चीज़ें हमने बोली हैं सम हो हमें भी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लिखी हुई नज़र आएंगी, डेफिनेट सी बात है। उसमें कुछ प्रोफेशनल एंड बिजनेस सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस है, ठीक है, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज वगैरह, लेयर एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, और एजुकेशनल सर्विसेज हैं, रिटेल ट्रेड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन के, इंफॉर्मेशन के, यूटिलिटीज़ की हैं। तो ये जितनी भी हम अभी चीज़ें बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी हमने किसी न किसी फॉर्म में देखे हैं। यूटिलिटीज़ में आपके मतलब जो बिजली, गैस, इस तरह की चीज़ें, इंफॉर्मेशन, आईटी, अगर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे आप कहीं से इन्फो ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी आप लोग का आइडिया, वेयर हाउसेज, गोदाम वगैरह जहाँ पे बड़ी बड़ी वो कॉटन वगैरह चीज़ों के वो पड़े होती है, स्टोरेज की होती है। फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर आपने देखनी है, ठीक है, अकाउंट्स और इस तरह के मामला से रिलेटेड, ट्रेड्स वगैरह, तो ये एजुकेशन और सम हो ये इन सर्विसेज का हमें आइडिया है, वी आर वेल फेमिलियर विद इट, और हमें ये पता है कि इस टाइप के, और इनमें कमी बेशी ऑब्वियसली आती रहती है, ठीक है। और जब कोई ट्रेंड किसी तरफ बढ़ता है, फिर टेक्नोलॉजी भी उस तरफ शिफ्ट होती है, फिर लोग उनका जो पैसा है वो भी उस तरफ लगाते हैं जो बिजनेसमैन है, और जॉब्स की मार्केट भी उसी तरफ ही ओपन होती है, ठीक है। सम टाइम अब जब किसी से कोई एकेडेमिया की बेस के ऊपर कोई डिसीजन ले रहा, तो ग्रेजुएट्स जब एफएससी के बाद वो देखते हैं कि कौन सी जो फील्ड है वो थोड़ा ग्रूम कर रही है, या कौन सी फील्ड जो है उसका ज़्यादा रुझान है कंपैरेटिवली, तो मार्केट में उसकी तरफ थोड़ा इंक्लाइंड होते हैं somehow, ठीक है। और ये ट्रेंड्स भी हमें पता है, तो साफ ज़रा वो डिमांड के ऊपर है कि कहाँ पर है। जैसे मुशर्रफ के दौर में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, ये आईटी की जो आपके पास इंडस्ट्री, और उसके अलावा जो टेलीकॉम की इंडस्ट्री है, मोबिलिंक और यूफोन के कंपटीटर्स के तौर पे 4-5 कंपनियां सामने, जोन था, अब बस भारत था, ठीक है, टेलनॉर वगैरह थी ये, तो बिफोर दैट इतना नहीं था इनका। यू और जो जैज़ है उनकी ही एक सम सॉर्ट ऑफ, चाहे मोनोपली कह लें, जो भी कह लें, उनकी सर्विसेज थी। सो कंपटीशन के आने की वजह से आपके रेट्स डाउन आए, उस सेक्टर में जॉब्स ओपन हुई, जहाँ पे टावर्स वगैरह लगे वहाँ पे पब्लिक को उनका रेंट मिला, और अगर कोई
एक गार्ड के तौर पे या उसके तौर पे रह रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फिर आपके पास वैन्स वगैरह हैं जो कि मूव की, ठीक है, और उनके ऊपर उनके सर्विस स्टेशंस को देखने के लिए, तो वो भी थी आपके पास, ठीक है। जो उनके आपके पास बेस स्टेशंस हैं, ठीक है, और वो अगर किसी की सर्विस डाउन होती है या होती है, आपने देखा होगा पिकअप्स, ये वैन्स वगैरह उनके पास खड़ी होती हैं, वो कोई ना कोई उनकी टेस्टिंग या सम टाइम ऑयल फिलिंग या सम कोई ना कोई काम कर रहे थे टावर्स के ऊपर। सो और अगर कोई कंपनीज जो एंटीनाज या इस तरह की कुछ चीज़ अगर लोकली बना रही थी या बाहर से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, या जो सर्विस प्रोवाइडर है जिन लोगों ने आगे थर्ड पार्टीज ने लेके देने, तो काफ़ी सारे लोगों का उसके साथ रोज़गार ट्रेंड। और उसके बाद फिर सम हमने देखा कि कुछ चीज़ें डिक्लाइन की तरफ गई हैं, फिर कुछ कंपनीज मर्ज भी हुई हैं, ये भी आपने देखा। पाक्टल वगैरह का नाम सुना होगा, वो बैक एंड पे चली गई, ठीक है, टेक ओवर कर लेती बड़ी कंपनीज। वारो जो है वो मोबलिंक में मर्ज हो गई, ठीक है। टेंगो वेंगो इस तरह की, टेंगो और इस तरह की कंपनीज भी होती थी बिल्कुल बैक एंड पे पीछे पीछे, वो हमसे भी थोड़ा पहले दौर में ज़रा स्विच मार गई हैं, ठीक है। और एक दो और वतीन शायद था, वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता था, बाइट थिंग्स के, वो भी किसी में मर्ज हो चुका है। सो इन एनी केस चीज़ों का ट्रेंड्स या अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। पहले ये तो हर कंपनी का डिफरेंट टावर होता था, अब वो एक ही टावर के ऊपर उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, वो उसी के ऊपर सारों के वो एंटीनास वगैरह लगा जाते हैं। तो उससे सबको बेनिफिट ये है कि उनको नया टावर नहीं लगाना पड़ता, नहीं वो जगह नहीं रेंट आउट करनी पड़ती, सारा कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये कंपनीज अब एडवांसमेंट की तरफ या उन चीज़ों की तरफ जा रही हैं। शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे वो टावर लगाते नहीं, किसी बिल्डिंग के ऊपर स्टेशन अपना लगा देते। तो इट डिपेंड्स कि क्या होता है। और ये सारी जो उनको टेक्निकल डिटेल्स हैं, ये साफ ज़ाहिर इंजीनियर्स वगैरह इस तरह के लोगों ने प्रोवाइड करनी होती है, जो कि उनको प्लान बताते हैं। रूरल एरियाज़ में कुछ और प्लान्स हैं, जो अर्बन एरियाज़ उनमें कुछ और प्लान्स हैं। कंजस्टेड है वहाँ पे रेडियस का कुछ और मामला है, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ उस तरह की नहीं होती। सो खैर इन एनी हो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टेबल बना, प्रोजेक्टेड जॉब ग्रोथ इन द यूनाइटेड स्टेट, ये 2010 से 20 का एक टेबल है, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर आपके पास सारा लिखा है। सर्विसेज जो ऊपर हमने सारी पढ़ी थी, हेल्थ की, एजुकेशन की, इंफॉर्मेशन की और यूटिलिटीज़ की, और ये सारे मामला जो हैं, इनमें अगर हम थोड़ा टेबल को गो थ्रू अगर लेट्स सी करें, तो आपके पास ईयर या 2010 में जॉब्स के बारे में लिखा हुआ है, 20 में लिखा हुआ है क्या वैल्यू है, आगे चेंज लिखी हुई है कि कितना फ़र्क आया, और परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है, कि आपके पास क्या। तो ऑलमोस्ट 100% चेंज है, ग्रोथ है, यानी कि जॉब्स की सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के अंदर। बाकी जो हेल्थ केयर वगैरह उसके अंदर 31, इसी तरह कुछ 7, 4, और नीचे आप देखिए फेडरल गवर्नमेंट, ये यूटिलिटीज़ की सेंस में वो ग्रोथ माइनस में। पहले जो जॉब्स थी वो ज़्यादा थी, अब जो जॉब हैं वो कम है। करंटली आपने भी देखा होगा कि कुछ जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ जो अदारे हैं, या उनमें देखा जाता है कि समडे वो सारे में जा रहा है, या वहाँ पे डाउन ग्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है। लोगों को जॉब को या तो कहीं स्विच करवा दिया जाता है, या मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही वहाँ से ख़त्म कर दी जाती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री इस कंडीशन में है या नहीं है, क्योंकि अब अगर बहुत ज़्यादा लोग गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर, नो डाउट कि पब्लिक का पैसा है, तो स्टार्ट में तो हमें फील नहीं होता। सम टाइम कुछ गवर्नमेंट्स पब्लिक को अकोमोडेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर देती हैं, और बैक एंड पे वहाँ पे उतना काम ही नहीं होता, या उस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ पर तो उन्हें एक अच्छी रिप्यूट मिल जाती है पब्लिक के अंदर इवेंचुअली। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन हैं, वो भी अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को खुश कर लेते हैं, और उनका एक इमेज भी सॉफ्ट बन जाता है। लेकिन इवेंचुअली अगर नहीं आगे चीज़ें मूव ऑन ठीक तरह से कर रही, तो एट द एंड क्या होगा कि कंट्री जो है वो लॉस में जाएगा। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हुए बड़ी चीज़ें देखी जाती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर्स वाले लोग जो हैं वो बड़ा उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, और वो उस तरह से उनकी हायरिंग ये सम हो नहीं करते। गवर्नमेंट में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जी गवर्नमेंट के पैसों से जा रहा, आपका क्या जा रहा, आपने साइन ही करने या सम हो, ये बड़ी कॉमन टर्म है
ऑफिस के अंदर कि जी आपका क्या जा रहा है, जी उसका उसमें क्या जा रहा था, उसने साइन नहीं करने थे। तो सम ये हमारे ऊपर एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू लुक कि फिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। तो ये जस्ट एक साइन का मामला नहीं होता कि इसने तो साइन नहीं करने थे, इसका क्या जा रहा था। सो देखना चाहिए कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें उसको बेस्ट वे में परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और हमारे यहाँ पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली लॉ या इस तरह की इतनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग के एज आ पनिशमेंट या सम हाउ जो कोई अगेंस्ट द रूल्स जा रहा है तो फिर लोग जाते रहते हैं, इसलिए ट्रेंड बहुत डिफरेंट है। कुछ और हमारे पास चीज़ें हैं कि किस तरह का टेक्निकल जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो किस तरह का काम करते हैं। तो ये चीज़ों को हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये बेसिकली टेक्निकल कंट्रीब्यूटर्स इंजीनियर्स ही हैं, ठीक है, जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनको प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स कह लिया जाता है, ठीक है। ये टेक्निकल कंट्रीब्यूटर्स हैं। अब काम अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ तो आप किस तरह से काम करेंगे? आपके ख्याल में क्या चीज़ें पहले बनाएंगे, फिर किस तरह से किसी भी सेटअप को लेके चलेंगे? आपके क्या व्यूज़ हैं? एक प्रोजेक्ट आ गया जी, इंस्टॉल करना है सोलर पैनल्स। आपको मैंने बता दिया कि 15 मेगावाट जो है ना वो आपने इंस्टॉल करना है, या कोई हाइड्रो पे कोई बनाना है आपने, वो आपको मैंने कह दिया। तो आपके ख्याल में बीइंग एन इंजीनियर या बीइंग अ टीम लीड आप क्या परफॉर्म क्या क्या आपके जहन में आएंगी चीज़ें? जी आप लोगों की। सोलर के लिए सर सबसे पहले तो हमें स्पेस की जरूरत होगी, वो माइंड में आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक है, सोलर के लिए स्पेस किसको अगर इन जनरल कर लिया जाए तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ आप देख रहे हैं? यही अगर हाइड्रो के सेंस में कर लूँ उसमें भी कुछ ना कुछ देखोगे। फिजिबिलिटी सर चेक करेंगे उसकी रिपोर्ट। कहते हैं जी फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि वहाँ पे लग सर सकता नहीं लग सकता, कितनी जगह पे है, क्या पैसे वगैरह। जी जी बताएं, मार्केट का क्या? सर थोड़ी मार्केटिंग हाँ करके कॉस्ट वगैरह सर टोटली मतलब फाइंड आउट करेंगे कितनी कॉस्ट लग सकती है। नेट चला गया मेरा। और बाकी लोग बताएं ज़रा, और क्या व्यूज़ हैं आप लोगों के? सर हमें एरिया देखना पड़ेगा यहाँ पे फिजिबल है कि नहीं है, मतलब पॉपुलेशन से दूर करना पड़ेगा, एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले कि लगाना कहाँ पे है। अच्छा, ये फिजिबिलिटी की बातें कर रहे हैं, कोई जगह देख रहा है, कोई मार्केट को स्टडी कर रहा है, तो प्लानिंग सबसे पहले आप कर लें, ठीक है। आपको उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव दे दिया है, ठीक है, टास्क दे दिया है जी 15 मेगावाट का, ये सेंस में ना, तो आपको साफ ज़रा टाइम लाइन भी साथ में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि जी हमें दिसंबर तक चाहिए या यहाँ तक चाहिए। गवर्नमेंट के जिस तरह प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट से, या इवन दो कि प्राइवेट्स भी हैं तो वो डेफिनेट सी बात है। बजट्स भी कुछ आपको एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, वो भी आपके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं। टेक्नोलॉजी की भी आपके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं कि उस बजट में रहते हुए आप किस तरह की टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। या माइट भी स्टार्ट से ही आपको कह दिया जाए कि ये टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली खैर बजट को आप देख रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग भी हो सकती है, हो सकता पता नहीं क्या उनकी डिमांड वगैरह होगी, ठीक। डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं जो कि सारी हमें माइंड में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट एक प्लान डिसाइड कर ले, व्हाट टू डू ना, डिफरेंट एसओपीज या कुछ ना कुछ जिनको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आप करेंगे डिसाइड ना, प्लान, प्रोजेक्ट प्लान जो है, ठीक है। मेन चीज़ प्रोजेक्ट प्लान आपने कर लिया।
आपने अपने स्टैंडर्ड्स जो SOPs जो रूल रेगुलेशन हैं, अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ करना है, अपने जूनियर स्टाफ के साथ करना है, सीनियर के साथ करना है, व्हाट्सएवर जो भी आपकी डोमेन बन रही है आप उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेथडोलॉजी आपने क्या परफॉर्म करनी, किस मेथड के थ्रू आपने करना है। मेथडोलॉजी जैसे आप प्रोजेक्ट करते हैं, और भी डिफरेंट सी बात है, 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो बड़े अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं एक दूसरे को। आपने एक टाइटल रख लिया, उसके सर्टेन आपने ऑब्जेक्टिव सारों ने बनाए होंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी आपने उसका पढ़ लिया, उसका लिटरेचर रिव्यू भी आपने कर लिया। मेन जो कोर हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो होगा लिटरेचर रिव्यू, एंड देन आप मूव करते हैं मेथडोलॉजी की तरफ। क्या आप क्या मेथडोलॉजी आप अपनाएंगे, ठीक है, किस तरह से आप अपने टास्क को लेके चलेंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर है, हार्डवेयर के ऊपर है, क्या है, और एट द एंड रिजल्ट्स आपने देने, ठीक है। सो दैट इज़ द वे कि कैसे हम किसी प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। और अभी सपोज ये मैंने तो बुक नहीं लिखी, या हम लोगों ने तो इसको नहीं लिखा, लेकिन अगर आप FYP की फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट है उसके अगर नेचर को अंडरस्टैंड करें, तो अब ये एक बिजनेसमैन या जो एक फील्ड को समझने वाला बंदा है, वो ये सारी हमें प्लानिंग करके दे रहा है। और आप देखें लकीली आप यही सारी चीज़ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट जो कुछ भी बना रहे हैं इवेंचुअली आप ये नहीं प्रोसीजर्स के थ्रू जा रहे हैं। क्या आप बैठ के अपने रूल्स रेगुलेशन डिसाइड नहीं करते, जो आप 2-3 लोग हैं कि यार इस तरह से करना है, हमने उस दिन जाना है, उधर से जाना है, वहाँ से चीज़ें लेनी है, हम मीटिंग्स कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। किसी के साथ आप कहते हैं मेरी इसके साथ बनती नहीं है, मैं इसके साथ नहीं चल सकता, ये तो आप अर्ली एक दूसरे को 3 सालों से जानते हैं, तो आप इस तरह की बात कर रहे होते हैं। अगर आप उस टाइम स्ट्रेंजर्स के तौर पे हों, आपको एक प्रोफेशनली कंपनी वाइज चलना पड़े, तो आप तो जब प्रोजेक्ट करेंगे, काम करेंगे, फिर ही आपको पता चलता है ना, ठीक है। वो भी आगे बातें आएंगी कि एथिकली हमें कैसे रहना चाहिए। हम तो जानते होते फिर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सम टाइम प्रोफेशनल फील्ड में ना होनी भी होती, तो फिर भी हम कुछ लोगों के साथ जॉइंट वेंचर के तौर पे हम काम कर रहे होते हैं। सो ये एक देखने वाली ये चीज़ है कि आप एक राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं और यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हमने FYP आप लोगों ने उठाया होगा या जो कुछ भी होगा, तो उनको तो नहीं पता होगा ना कि किस तरह की बुक है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और उसमें सर्टिफाइड जो बंदा है जिसको अप्रेजल इसकी बेस के ऊपर मिला हुआ, अप्रिसिएशन लेटर्स मिले हुए हैं, रिवॉर्ड मिले हैं, उस हमें तो नहीं पता कि उसने क्या लिखा है, लेकिन एक ठीक प्रोसीजर जो है वो हम फॉलो करें। और एट द एंड आप एक डॉक्यूमेंट में, अ डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर टू समराइज द प्रोजेक्ट, आप भी अपना एक रिपोर्ट लिखते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है, जिसको आप FYP रिपोर्ट कह लेंगे, उसको मतलब कोई थीसिस का नाम दे लेता है समहाउ। तो वो क्या कर रही होती है, वो पूरी आपकी आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव्स, वो आपके पूरे कंक्लूजन, सारी चीज़ों को डिसाइड करा। तो प्रोजेक्ट की सेंस में हम देखेंगे कि कंपनी के जो गोल्स थे, जो टास्क थी, जो मोटिवेशन थी, जो सारा कुछ आपने काम करना था वो आपने किया नहीं किया। फिर आपको पता है कि आप फ्यूचर रिकमेंडेशंस की भी एक हेडिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, अक्सर रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, और उसके बाद क्या होता है फ्यूचर रिकमेंडेशंस, कि ये जो आपने इतना काम तो कर दिया, अब नेक्स्ट इसकी कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकती, क्या हो सकती। तो एक अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर फ्यूचर रिकमेंडेशन को भी हम ऐड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और जो बजट कंस्ट्रेंट्स और जो चीज़ें हमारे पास हैं वो तो सारी चीज़ें हैं ही ना, ठीक है। और एक इंजीनियर के अंदर, एक टेक्निकल कंट्रीब्यूटर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह की सलाहियतें होनी चाहिए, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। कि अगर आपने टू परफॉर्म वेल एज टेक्निकल कंट्रीब्यूटर, इंजीनियर आर एडवाइज टू पे अटेंशन टू द फॉलोइंग 5 स्टेप्स, कि क्या क्या आपके पास कैपेबिलिटीज़, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, इंडस्ट्री क्या डिमांड करती है, यानी कि एक्टिव बंदा हो, इफेक्टिवली काम कर रहा हो, एफिशिएंट हो, इस तरह की कुछ टर्म्स है। इसको पढ़ने से पहले शायद आपके जहन में घूमना शुरू होगी होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि टेक्निकली हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ओके जी, अब देखते हैं कि सबसे पहली जो चीज़ थी वो हमारे पास था डिमॉन्स्ट्रेट टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड इनोवेटिव कैपेबिलिटीज़। अब ओल्ड वे में ये था, या थोड़ा सा पीछे चले जाए 10-15 साल पीछे, या शायद उस वक्त भी यही ज़रूरत होती होगी,
हमें ये महसूस होता है कि इंजीनियर का जस्ट काम है कि टेक्निकली जो उसने सीखा उसको जस्ट उसने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, जो कुछ अर्ली क्लासेस के अंदर, अर्ली सेमेस्टर्स के अंदर आपने लर्न किया, आप जस्ट उन सारों को समराइज़ करके कोई ना कोई चीज़ बना रहे हैं, और उसमें आपसे ये डिमांडेड नहीं है कि ये इनोवेटरी हो, मार्केट में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। अब आप जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होंगे पैरेलल, वो कहीं और भी चल रहे हैं, ठीक है, ये आपको भी आइडिया है इसका। और आपसे कोई ये डिमांड नहीं किया जा रहा कि कोई यूनिक काम लेकर आएँ, ठीक है। जब आप एमएस लेवल पे जाते हैं, पीएचडी लेवल पे जाते हैं, तो डेफिनेट सी बात है आप कोई नोवेल्टी, कोई इनोवेशन की तरफ जाते हैं। सो सबसे तो पहला काम ये है कि आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स आने चाहिए, अपनी जो चीज़ें हैं उसका आप लोगों को आइडिया हो। फिर साथ में जो एडिशनल चीज़ ये है कि इंजीनियर के अंदर इनोवेटिव कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ऑन गोइंग ट्रेंड्स भी होने चाहिए, उसको आइडिया हो कि चीज़ें मूव किस डायरेक्शन में कर रही हैं। आगे आने वाले ईयर जैसे आप कहते हैं कि मैंने सर्टिफिकेशन की, नेक्स्ट में काम आएगी सम हाउ, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इंजीनियर्स जो है वो अपनी जो प्रॉब्लम जिसको वो सॉल्व करा, आपको पता, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप अक्सर लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर, लिखे हैं किसी ने कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? यस सर, यस सर, यस ठीक है। हमने लिखे। सो वो जो प्रॉब्लम है उसका कोई यूनिक सा क्या सलूशन हो सकता है, कोई डिफरेंट सी क्या चीज़ हो सकती है, ठीक, ये सारी चीज़ें इंजीनियर को इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। अगर कोई इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो रहे हैं विद इन द टीम मैनेजमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको ये भी पता हो कि यार ये मसाइल अक्सर होते हैं, इनका बेहतर हल क्या है। होता है ना इकट्ठे काम करने में भी सम टाइम, और हमेशा सारे काम इनफरादी तौर पे नहीं हो रहे थे, टीम वर्क के तौर पे चलना पड़ता, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको भी रिजॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिस पीपल स्किल्स, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या है कि एक इंजीनियर जो है उसके साथ पूरी एक डोमेन होती है, ठीक है। उसके लोअर स्टाफ भी हो सकता है, उसका अपर स्टाफ भी हो सकता है, उसके एंड पे एक पूरी एक टीम भी हो सकती है। बाकियों के साथ उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इफ़ेक्टिवली चीज़ों को, अपने स्किल्स को बताए कि ये काम मैंने कर लिया है, ये काम मैंने करना है। मैनेजमेंट की बात को समझे, उसको एक्सेप्टेबल वे में उनको बताए, ठीक है। ये सारी उसकी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। लाइकवाइज रिटन ओवर हेयर के इंजीनियर शुड इंश्योर दैट दे कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स इन बोथ वर्बल एंड रिटन फॉर्म्स। लाइक कोई रिपोर्ट राइटिंग आ गई, कोई मेल लिखनी, कोई रिपोर्ट लिखनी, आइडिया ही नहीं, आइडिया होना चाहिए। और दे नीड टू इंटरेक्ट विद पेयर्स एंड मैनेजमेंट इन एक्सेप्टेबल मैनर। जो उनके सीईओज लेवल पे जो हैं, ठीक है, जो चीफ एग्जेक्टिव्स हैं या जो मैनेजमेंट है, उनके साथ उनको एक्सेप्टेबल वे में मैनर एक तरीके से एक बात, जैसे लेट से आप सर से बात कर रहे हो तो सपोज आप डियर या रिस्पेक्टेड सर सम हाउ मेल में यूज़ करते हैं, या वैसे जब आते हैं तो सर करके एक बात करते हैं। सो दैट इज़ द एथिकल वे। आप एक मैनर्स की फॉर्म में, एक रिस्पेक्टेबल फॉर्म में बात करें, वहाँ पे भी डेफिनेट सी बात है आप एक रीज़नेबल वे में बात करते। तो ये जूनियर स्टाफ है उसके साथ भी आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, काइंड रहना चाहिए आपको लोगों के साथ। ये चीज़ें अब यहाँ पे एक बड़ी हैवी किस्म की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं ज़रा। क्या है लिखा हुआ? देयर इज़ नेवर अ गुड रीज़न टू बी अनकाइंड। क्या मतलब है इसका? बताएं ज़रा इसमें। हाँ जी, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में या तो इसको प्रोफेशनल मतलब है फील्ड कि में अपने बंदे किसी को के साथ अच्छा अच्छे बर्ताव नहीं अखलाक से करते पेश तो आना उसकी चाहिए। कभी भी अच्छी वजह नहीं होती कोई, इसके पीछे बुरी वजह हो। ठीक है। ये जो इसने रीज़न की बात की है, इससे क्या नक्शा खींचने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे भी कह सकता था ना कि अच्छे अखलाक से पेश आओ, बिहेव प्रॉपरली, हैं, इस तरह का कुछ लिख देता, बी काइंड लिख देता। ये रवि भाई ने हमें बताया, ठीक है। क्या कोई नहीं, बस बताया ना मतलब उसने किसी उसका भी प्रोजेक्ट ये के दौरान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है दो इंजीनियर्स के दरमियान, कोई अपना आइडिया बेहतर समझता है, कोई अपना सोल्यूशन बेहतर समझता है। तो इस चीज में मतलब फाइट नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये कोई अच्छी रीजन नहीं है एक दूसरे की तरफ अनकाइंड होने की या मिसबिहेव करने की। उसको रिजॉल्व करना चाहिए।
चलिए, आपने बहुत सारों का भला कर दिया। जो जुमे वाले दिन नहीं बोलना चाह रहे थे, आपने थोड़ी सी कुछ बातें करके ना तो उनके सर से बोझ हल्का कर दिया, नहीं तो उन बेचारों को माइक ऑन करना पड़ना था, बोलना पड़ना था। चलिए, दैट इज़ क्वाइट गुड। तो उन्होंने कहीं से सुन लिया होगा कि खामोशी ही जो है ना वो असल इबादत है। सो यानी कि कोई लॉजिक बना के, कोई रीज़न बना के अनकाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट आप क्रिएट कर लें और उसके पीछे कोई ना कोई वजह भी बना लें कि अच्छा ये वजह थी तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और आपके वर्किंग में जो है ना, वर्किंग स्ट्रक्चर में पॉज नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट की कोई ना कोई रीज़न होती है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी कोई भी अच्छी रीज़न नहीं हो सकती कि आप किसी के साथ ठीक से बिहेव नहीं करें। उनका कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो है वो मुफाहमत जैसे वर्ड यूज़ होता है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है। और शो एन अनफेलिंग रिलायबिलिटी, आपकी जो रिलायबिलिटी है उसको डिक्रीमेंट में नहीं जाना चाहिए। जो आपका म्यार, जो आपका वक़ार, जो आपका ट्रस्ट है, उसको कॉन्टीन्यूसली इंक्रीमेंट में जाना चाहिए। उसको आपको कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए इंजीनियर को अपनी मैनेजमेंट के साथ, जो आपको असाइनमेंट्स दे रहे हैं, जो आपको टास्क दे रहे हैं, ठीक है। सो आपने अगर आगे शिफ्ट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या मैनेजमेंट से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, तो आपको हमेशा से एक ट्रस्टिंग, एक रिलायबिलिटी वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना पड़ता है। और बी प्रोएक्टिव, आपको एक्टिव का तो पता, प्रोएक्टिव आपको थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए हर काम के लिए, ठीक है। एक्टिव तो बंदा होता ही है, ठीक है, कोई काम करने के लिए। तो प्रोएक्टिव का मीनिंग कि आप बिफोर द टाइम जो है ना वो थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, हर वक्त आप तैयार रहें ना, ठीक है। सो आपको थोड़ा रोल प्रोएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, पैसिव रोल नहीं होना चाहिए जितने भी आपने काम करने हैं, ठीक है। सारी लीडरशिप, चाहे क्वालिटीज़ हैं, चाहे टीम वर्क है, चाहे खुद से कुछ करें। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी बात लिखी है, इफ़ अपॉर्चुनिटीज़ डू नॉट नॉक, ठीक है। सो इफ़ अपॉर्चुनिटीज़ डोंट नॉक, बिल्ड अ डोर, ठीक है। तो खुद से आप कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दें, बाकियों के लिए आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। जैसे कोई कहता है ना, जो बिज़नेस स्टार्ट करता है वो क्या करता है, पहले तो उसको खुद से जॉब नहीं मिली होती, इवेंचुअली क्या होता है वो एक स्टार्टअप स्टार्ट कर लेता है, और क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द टाइम वो लोगों को जॉब देने के काबिल हो जाता है, ठीक। वर्क स्किल्स, वर्किंग से रिलेटेड आपको स्किल्स होनी चाहिए, और इसमें मल्टीपल स्किल्स हैं। ये सारियों को आप पढ़ें और सेंस डेवलप होती है कि वाकई इस तरह ये दीज इंक्लूड्स। 1 पे लिखा हुआ है जी कम्युनिकेशन, ऐसे ही है, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, क्या क्या है जी, पढ़ने की कोशिश करें किस तरह की स्किल्स हमें चाहिए। कोई स्किल उसने छोड़ी नहीं है दुनिया जहान की ना, पढ़ें ज़रा। सर इसमें कम्युनिकेशंस हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल कौन सी टाइप की होंगी, कोई इस पे जो सोशली सर, सोशल इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ मार्केट में, आई थिंक इंटरपर्सनल स्किल्स यही होते हैं सर। आप लोगों के दरमियान, कंपनीज टू जी कंपनीज, सोशल क्लाइंट्स टू क्लाइंट्स, सोशल इंजीनियर टू कम्युनिकेशन इंजीनियर, होते ठीक है। हैं, कंपनीज टू कंपनीज, हाँ जी, वापस इंजीनियर से और लोगों से सर, फिर ये नेगोशिएशन और सर ठीक है, मुज़ाकरात होती है। क्या बात है, अच्छा, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या जी? हाँ जी, कोई और बता दे आप, कोई अल्लाह तो के ये नेक कॉन्फ्लिक्ट बंदे। रेजोल्यूशन होता है कि 2-3 पार्टीज, हाँ जी, क्या होता है ये? जो 2-3 पार्टीज होंगी होगा उसमें 2-3 पार्टीज हैं, उनके दरमियान सुलह करा दी, पीडीएम है, काफ़ी सारी जमातें लड़ पड़ी हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा दें। तीसरे हैं, हम्म? अमन ले हैं। अमन लें, क्या बात है, क्या बात, अमन की आशा। अच्छा जी, प्रॉब्लम पढ़ते जाएं, थक जाते हैं भाई, बट 27-28 लोग रजिस्टर हैं, क्या मतलब आपका?
सर प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूट कॉज एनालिसिस, मतलब जो प्रॉब्लम कितने थे, जो प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई उसको एनालाइज करना सर, क्या उसको बात सॉल्व। क्या बात है। गुर्बत मैं गुर्बत मैं तो महंगाई टीचर हूँ और सर। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने की सलाहियत रखते हैं बच्चे जी हैं। बिल्कुल। सेल्फ मोटिवेशन सर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया सर। सेल्फ मोटिवेशन, हाँ जी, ये क्या चीज़ है? ये सबसे सर अहम चीज। सर पूरा एतमाद सर, आप जो अपने आप को सर, जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना अपना अप करना सर, सेल्फ हाँ, मोटिवेटेड करना। ठीक है शाम, आपकी जो है ना वो असेंबली में हाजिरी लगी है। बाकी बच्चे बताएं ना, ये क्या सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाँ जी, प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करके चलना, साथ ग्रुप में आगे चलना, करके चलना, लीडरशिप बताते जाएं, नहीं तो मैं अटेंडेंस एंड पे अपडेट कर दूंगा एब्सेंट लगा के। एक लीडरशिप एक लीडरशिप क्या मुसलमानों की दुनिया में एक रहनुमा निकला, एक लीडरशिप है। इंजीनियर इंशाल्लाह। क्या है ये, बड़ा लंबी चौड़ी चीजें हैं यार, ये 25-26 हैं, किधर आप फिर रहे हैं, कुछ साथ में हैं। आपने ये सलाहियतें पैदा कब करनी है? आपसे तो पढ़ी नहीं जा रही। किधर चले गए? जुमा नहाने इन्होंने तो नहीं चले गए? नहीं सर। सुन रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं सर। सुन रहा है ना, तो रो रही हूँ मैं कि पता नहीं रो रहा है मैं, क्या सीन है ये भाई? मैं तो सुना ही नहीं रहा आपको, मैं तो बच्चों को कह रहा हूँ कि ये पढ़ें जरा। सर कोई बोल नहीं रहा था इसलिए मैं पढ़ रहा था सर। ये बोल लेंगे, इनको क्या कोई लकवा हुआ है इनको? हाँ जी, हाँ जी, साम सदीक, हमजा, ताहिर, हाफिज, फजान, बाटली, सुहेल, अफान, आसिफ, अब्दुल्ला, बिशारत, एहसन। मैं तो बोल रहा हूँ तबका एहसन बोल रहे हैं। सुहेल करीम बुगटी, सुलेमान अहमद, Yes, sir. मुजतबा, वकास, कोई जी चक्कर सर। नहीं, उमर हयात, उमर फरूक। जी सर से क्या लेना है? जिंदा मुर्दा की निशानी बता रहे हो भाई, बताओ क्या चीज़ें हैं ये? कह रहे हैं जी सर। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होगी, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगी, डिसीजन मेकिंग करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या सीन है सर ये जैसे एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते, एंटरप्रेन्योरशिप में ना, आप नया बिजनेस, नए सेटअप स्टार्ट करते हैं, नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, परेशानी आ गई है, उसको कैसे मैनेज करना है, बड़ी वीडियोस इसके ऊपर मिल जाएंगी। तो आपको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर है। इंजीनियर सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन के अलावा आगे पीछे कुछ भी नहीं आता। डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग है, किसी क्रूशल टाइम के ऊपर, बड़े इंपॉर्टेंट लम्हे के ऊपर जो है ना वो सोच विचार करना है। टाइम मैनेजमेंट, स्टडी हैबिट्स, ये तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए। 15 पे जो है ना वो क्रॉस लग जाना चाहिए। स्टडी हैबिट, पढ़ने की सलाहियत, बहुत बुरी बात। ये इस ऑथर ने क्या लिख दिया, इसको होश के नाखून लेने चाहिए। लर्निंग टू लर्न, यहाँ पे होना कुछ और ही होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था माइक बंद हैबिट्स। वो मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हो जानी चाहिए सारी की सारी। नेटवर्किंग, ठीक है, एक का सिस्टम दूसरे के सिस्टम से पीसी जोड़ दिया जाए, ऐसे ही है, नेटवर्किंग कर ली जाए, गेमिंग खेली जाए। सो वैल्यू बेस्ड चॉइस मेकिंग। नेटवर्किंग में ये आपने, ये आपका ह्यूमन जो सर्कल होता है ना, ये भी बेसिकली नेटवर्किंग ही है कि आपका बाकी कंपनियों के साथ किस तरह की वर्किंग है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या उनके साथ आपके रिलेशंस हैं, किस तरह की। तो ये नेटवर्किंग का मतलब यहाँ पे ये है। यहाँ पे ये नहीं है कि राउटर स्विच के साथ, स्विच राउटर के साथ, आगे मोबाइल उसके साथ, ठीक है।
सो ये नेटवर्किंग का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि 4 पीसी जोड़ के रूम लगा के पबजी चल रही है, भाई तेरा जीत गया, तो ये दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वैल्यू बेस्ड चॉइस मेकिंग, अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी, ठीक है। और लिटरेचर है, रिव्यू है, प्रोजेक्ट में भी आपने लिखा होगा इधर उधर से, और एथिकल चीज़ें ठीक होनी चाहिए, सोशल मीडिया का यूज़ होना चाहिए माशाल्लाह, इस पे बहुत महारत है इनको, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बजट एंड इकोनॉमिक्स, बड़ा जी बजट भी इनको बड़ा आइडिया है। ये जैसे कह रहे थे दादोशुमार, ये थोड़ी वर्डिंग का आइडिया होना चाहिए, क्या चीज़ें किधर से क्या चीज़ें। इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं माशाल्लाह, ठीक है। और ये तो वही चीज़ है जैसे तबलीग वाले कहते हैं कौन कौन इरादा रखते हैं, तो वो लिखवा रहे होते, वो कह रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह, इरादे पे भी एक निक है। तो मुझे लगता है इरादे ही लिखवा रहे हैं आप, सही तो फिर बाद में पता चलना है, ठीक है। टूल्स वगैरह भी आने चाहिए, स्काइप, नेट मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़ी करते हैं सर जी, यही तो काम करते हैं ये हैं। घर वालों को भी नहीं पता होता, माइक बंद होता है, और पहले तो बड़ी मुश्किल से मिला जाता था, अब तो मिलना भी बहुत आसान है, ठीक है जी। सो इस पे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग 25 नंबर पॉइंट पे बड़ा ये अहमियत है इनको, मतलब बड़ा बुरा फिंगर टिप्स पे, ठीक है। कीप नॉलेज इन एंड दिनों आम एबिलिटी हुआ है सर, करंट, इन दिनों आम हुआ है, ये तो दोबारा ऑनलाइन हो गया जब से ऑनलाइन सेशन शुरू हो गए सर। मंडे जब से ऑनलाइन हुआ है, क्या हुआ है? नोटिफिकेशन आ गया सर ऑनलाइन का। नहीं वो तो ठीक है, वो तो 2 हफ्तों के लिए आया है, ज़्यादा मस्ती में ना जाएं। वो मीम सुनी हुई ना, बहुत तेज़ हो रहे हो हैं, सो दोबारा सुन लें जिस पे म्यूज़िक और वो ये वो। अच्छा सो नहीं, क्या ऑनलाइन ने किया है, ये तो नोटिफिकेशन तो आ गई है, कोई कह रहा था कि पता नहीं ऑनलाइन 25 नंबर पॉइंट पे कुछ कोई कहना चाह रहा था। हाँ जी, कोई नहीं, जो कुछ मर्जी होता रहे, ठीक है। रेडीनेस ऑफ एडवांसमेंट, इसकी तरफ हर वक्त है आगे बढ़ने की सलाहियत, हरदम तैयार, अपने घोड़ों को तैयार रखो, कभी भी घोड़ों को तैयार रखो, ठीक है, तुरंत गाजी लग सकते हैं, ठीक है। और इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन है बाकी लोगों के साथ, ये तो बड़ा आपका अच्छा होगा ये पॉइंट, तो क्या ख्याल है? ऑलवेज इसके ऊपर होना चाहिए था, इसके ब्रैकेट में होना चाहिए था ऑलवेज अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन विद अदर्स। सो जी कंपनी के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट आप डिपार्टमेंट्स वगैरह बने होते हैं ना, तो आपको उनके साथ कोलैबोरेट भी करना। अगर विद इन द यूनिवर्सिटी भी देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें क्या क्या जी, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट, अकेडेमिया से छोड़ के बाकी कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ आपकी वाबस्तगी होती रहती है और इंटरलिंक्ड आप रहते हैं? अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और आईपीसी है, लाइब्रेरी है। नेक्स्ट बस आईपीसी, लाइब्रेरी, अकाउंट्स, उसके अलावा यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ नहीं है। तो उसके अलावा भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी कोई एप्लीकेशन वगैरह दे रही हो? कौन से डिपार्टमेंट में कभी एप्लीकेशन? फॉरेस्ट में कभी कौन एप्लीकेशन से वगैरह डिपार्टमेंट में कभी एप्लीकेशन? सर ओआरएस या पीआर? सबकी है। आप लोगों की मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ इतना इको क्यों हो रही है? वॉशरूम में बैठ सर के आपकी आवाज क्यों हो रिपीट रही हो है? रही है। वॉशरूम में बैठ सर के आपकी आवाज रिपीट हो रही है। सर आवाज रिपीट हो रही है आपकी। मुझे सभी की डबल आवाज़ आ रही है, आप जो भी सर आपकी कम्युनिकेट कर हमें रहा आ है रही है।
वो किसी एक ने आई डोंट नो जब माइक ऑन किया या समो क्या कोई, पहले तक तो ठीक था, ये भी जब आपकी इनपुट लेनी शुरू की है ना तो इसमें डबल डबल आवाज़ आनी शुरू हुई है। पहले जब मैं बोल रहा था, मतलब जब मैं डिलीवर कर रहा था तब भी डबल आवाज़ जाती थी आपको? नहीं वो सर, सर पर तो सही थी। तब ठीक है ना, ये किसी एक स्टूडेंट का वो उसकी अपनी तरफ आवाज़ गूंज रही है ना, उसका लेट से आप माइक ऑन होता है, स्पीकर ऑन है, तो उसकी आवाज़ ये एक की भी अगर आवाज़ डबल सुनाई देगी तो मेरा तो लेक्चर हर तरफ जा रहा है ना, तो अगर एक की तरफ भी आवाज़ गूंज रही तो हम सारों को एक दूसरे की डबल आवाज़ें सुनाई देनी है। ये वे बात समझे ज़रा? जी सर। हाँ, तो मसला कहीं और है। ठीक है, ठीक है। और जब आप काम, तो आपका कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, कोई कस्टमर सर्विस वाला आपका कोई डिपार्टमेंट होगा, कोई सेक्शन होगा, कोई ग्रुप होगा मैनेजमेंट से, ये सारी चीज़ें, मेंटेनेंस, इस तरह की, तो ये सारे विंग्स हो सकते हैं। ये इनके साथ इंटरेक्शन और ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतर होना चाहिए। सम टाइम कुछ इंजीनियर्स एक ही डिपार्टमेंट में काम करना चाह रहे होते हैं, सम टाइम वो आगे भी चले जाते हैं, मतलब स्विचिंग में इजी रहते हैं। ठीक है, सम टाइम कुछ लोग कंपनीज को स्विच करते रहते हैं, ठीक है, ताकि उनका एक्सपोजर डिफरेंट हो। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट्स को ज़रा स्विच करते रहते हैं अपनी जॉब्स की एबिलिटी को, ताकि वो उनको होता है कि ये वो ऑलराउंडर बन जाएं, बॉलिंग भी कर लें, बैटिंग भी कर लें। वैसे तो पाकिस्तानी सारे ही ऑलराउंडर होते हैं। छोटे होते जब क्रिकेट खेलते थे तो बॉलिंग कौन कराएगा, बॉलर कौन है, वही बंदा बॉल, मैं बॉलिंग कराऊंगा, हाँ जी, बैटिंग की बैटिंग भी भाई करेगा, कीपर खड़ा ना भाई खड़ा हो। वैसे तो एशिया वाले जो हैं ये ऑलराउंडर तो बड़े अच्छे हैं। ठीक है, ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे काम ही कर लेते हैं ना। अभी एक बड़ी एक अच्छी सी एक इंटरेक्टिव सी किस्म की डायग्राम हमारे सामने, फिगर 1.3 ना, तो ये बेसिकली इंटरेक्टिव फंक्शंस हैं कि प्रोडक्ट या सर्विसेज ये किस तरह से वर्कआउट कर रही होती है, कौन सी चीज़ किसके साथ इंटरलिंक्ड है। इसमें उन्होंने ए से लेके ना ओ तक पूरा मैकेनिज्म रखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रही होगी वैसे सबको ना। सो ए के पॉइंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप किन को प्रोवाइड करें? कस्टमर क्लाइंट। और उनसे आपको क्या, फिर कस्टमर्स को जब आप सर्विसेज देते हैं तो आपको इन रिटर्न क्या मिलता है? कैफे वाला जो है ना, माइक बंद कर दे। ये अब जिसने भी ऑन किया ना, अब दोबारा वही वाला सीन आ गया। ठीक है, बेटा उधर जूस पीने बैठे हुए। ओके जी, अच्छा जी, क्लाइंट्स को जब हम देंगे तो उसे हमें ना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सो बी पे उसने प्रॉफिटेबिलिटी को लिखा हुआ, प्रॉफिट जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, और फिर वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसे आप फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे। आपको कोई और प्रोडक्ट्स खरीदनी चाहिए, सर्विसेज में इंक्रीज़ करें, या उसको किसी बैंक में रखवाएं, या वापस उसको बिज़नेस में उतना इन्वेस्ट करें, और बड़ी चीज़ें बिज़नेस को एक्सपेक्ट करना कर दें, क्या करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बिज़नेस में। जो बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर फिर आप देखते हैं कि आपको उसके अंदर क्या कोई इनोवेशंस लेके आनी चाहिए टेक्नोलॉजी के अंदर, या कोई नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर आपको कोई इन्हांस करना चाहिए, ताकि आपको जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनका आइडिया हो थोड़ा। या प्रोडक्शन का जो विंग है उसके अंदर आप चीज़ों को फर्दर इम्प्रूव करें, कुछ उनको रॉ मटेरियल चेंज कर दें, कुछ भी उसमें, या आप जो मार्केटिंग सेल्स का डिपार्टमेंट है उसको मज़ीद एफिशिएंट आप करना चाह रहे हो,
देखें किस दफ़ा प्रॉफिट कम आया, ज़्यादा आया, अगली दफ़ा किस तरह कौन सी मार्केट को टारगेट करना है। एकेडमिया है तो यूनिवर्सिटी वाले एडमिशन्स के ऊपर देखें कि क्या उनको करना है सम हाउ, ये सारी चीज़ें। और अगेन ये सारी चीज़ें किसके साथ फिर लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। EFGH ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ। या सेल्स स्पोर्ट्स जो आपकी है उसको आपने किस तरह से इंक्रीज़ करना है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी अगर आप दे रहे हैं तो एट दी एंड फिर वो किधर जा रही है कस्टमर को। तो ये A to O जो है ये एरोज वो सारे बने हुए हैं, लिखा हुआ कौन सी चीज़ किधर करी। इसको यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। इसको एक अच्छे वे में आप लोगों ने गो थ्रू करना है। मतलब गो थ्रू क्या, इसमें घुरटे वाली बात नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहनी कि हाँ वाकई ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, लेट वगैरह तो नहीं आया सर मैं कौन? सर सुलेमान। ठीक है जी, और तो नहीं कोई? No, sir. चलें जी, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और ठीक है, ओके फिर अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह